स्टूडेंट प्रॉब्लम में हमारे पास जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल 4x² plus 4y² minus 16x plus 24y minus 117 is equal to 0 at the points on the circle whose abscissa is -4। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जो गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी एक दायरे की जो इक्वेशन है वो क्या है, 4x² प्लस 4y² माइनस 16x प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट का उसने एब्सिसा बता दिया। चूंकि पॉइंट बेसिकली किस तरह से होता है कि x की वैल्यू यानी -4 और y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास अभी जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं वो मिसिंग है। ठीक है, अब हमने मालूम करना है कि सबसे पहले ये ऑर्डिनेट क्या है, ताकि हमें पता चले कि जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो किस किस पॉइंट पे बन रहा है। फिर उस टेंजेंट और उस नॉर्मल की उस पॉइंट के ऊपर हमने इक्वेशन मालूम करनी है। अगर मैं खुद से एक सर्कल बना दूं और मैं फर्ज कर लूं कि एक जो इसका सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे मौजूद है, सिर्फ सवाल को समझने के लिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये फर्ज कर लें ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ओरिजिन पे सर्कल का सेंटर है। तो यहां से अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, जैसे ये सर्कल मैंने बना दिया। ठीक है, चलें फर्ज कर लें ये अभी मेरे पास इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन फर्ज कर लें ये हमारे पास सर्कल है। अब अगर एब्सिसा -4 है, एब्सिसा अगर -4 है तो यहाँ पे x की वैल्यू फर्ज कर लें 1 2 3 और 4। ठीक है, ये चलें 4, तो इस 4 के लिए एक y की वैल्यू ये आ रही है और एक y की वैल्यू ये आ रही है। इसका मतलब है हमारे पास दो पॉइंट्स बनते हैं। देखें, जब 1 2 3 और ये अगर ये -4 रखा जाए तो एक पॉइंट ये आएगा P1 जो कि होगा -4 और y1, और एक पॉइंट होगा P2 जिसके लिए एब्सिसा -4 ही है और ऑर्डिनेट क्या है y2। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट से क्या मुराद है, जैसे एक ऐसी लाइन जो कि इसके यानी इस पॉइंट के ऊपर स्लोप, जैसे ये देखें इस पॉइंट के ऊपर आप इस तरह से स्लोप बनाएंगे, इसी तरह से एक इस पॉइंट के ऊपर स्लोप आएगी। चूंकि दोनों पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट की फाइंड आउट करनी है इक्वेशन। और नॉर्मल क्या होता है, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से क्या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसी तरह यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो बेसिकली हमने परपेंडिकुलर बी मालूम करने हैं। ठीक है, तो हमें एक बात तो समझ आ गई कि दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइंस हमारे पास, सॉरी टेंजेंट हमने देख लिए, नॉर्मल भी हमने देख ली। अब इनकी इक्वेशन कैसे मालूम करनी है। सो दरअसल हमें चार इक्वेशन बनानी है, दो टेंजेंट्स की और दो नॉर्मल्स की, चूंकि दो पॉइंट्स आ गए। ठीक है, इसका मतलब है आप पॉइंट P1 है और पॉइंट P2 है। ठीक है, सो पॉइंट्स टू बी फाउंड, पॉइंट्स क्या हैं, चलें पॉइंट्स हमारे पास क्या है, P1 है, P1 है चलें P1 है -4 और y1, जबकि P2 कितना है, P2 है -4 और y2, यानी ऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है दोनों सूरतों में, तो y2। अब देखें, एक तो तरीका क्या है कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं, यानी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमारा प्लान क्या है क्वेश्चन को हल करने का। एक तो ये है कि अगर हमारे पास चले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, हम एक पॉइंट को हम हल करते हैं यहाँ पे और दूसरा पॉइंट आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब अगर पॉइंट P1 की बात करें तो पॉइंट P1 के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या मालूम करना है। पॉइंट P1 के अंदर हमें मालूम करना है जी कि अगर हमारे पास एब्सिसा, सॉरी जो टेंजेंट लाइन है, जो आपको टेंजेंट लाइन यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ये चले हम P2 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, हम P2 के लिए मालूम कर लेते हैं। अगर पॉइंट P2 की बात की जाए तो पॉइंट P2 में ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी स्लोप और पॉइंट तो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो अगर स्लोप और पॉइंट आ जाएगा तो हम y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 वाली इक्वेशन लगा के इसकी स्लोप, इसकी इक्वेशन मालूम कर लेंगे। और नॉर्मल के लिए, चूंकि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसकी स्लोप भी मालूम की जा सकती है। चूंकि दो लाइन का प्रोडक्ट अगर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ से अगर आपके पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाए तो आप इस लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। अब इसकी स्लोप कैसे आएगी, जाहिर है आप इस गिवन इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। जब पहला डेरिवेटिव आएगा तो उस डेरिवेटिव के अंदर आप जो है
वो जो पॉइंट P2 है, ठीक है, ये जो पॉइंट P2 है इसको आप बीच में रख के x की जगह -4, y की जगह जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो रख के आप जो है उस हाश पॉइंट के ऊपर स्लोप मालूम कर लेंगे और वो स्लोप और ये पॉइंट इस्तेमाल करके आप इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने ये काम जो कॉन्सेप्ट लेक्चर था उसमें हमने किया, हमने इक्वेशन ड्राइव की और हमने देखा जी हमारे पास जो आंसर आता है, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगी वो क्या होगी, x x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 और प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इसमें x1 हमें दिया हुआ है, y1 हमारे पास मिसिंग है, g की वैल्यू मिसिंग है, f की वैल्यू जो है मिसिंग है, ठीक है, और c की वैल्यू। तो चार वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि y1 कितना होगा, y1 कितना होगा। उसके लिए आप x की जो -4 वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो फॉर y अब दो पॉइंट्स आएंगे तो जाहिर हम सिंपल लिख लेते हैं फॉर y1 एंड y2। फॉर ऑर्डिनेट्स चलें, फॉर ऑर्डिनेट्स 4 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई का स्क्वायर -16 इंटू -4 प्लस 24y -117 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा आपके सामने है जी, ये बन जाएगा 64, क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 प्लस 4y स्क्वायर और -16 टाइम्स -4 ये प्लस 64 ये भी हो गया, प्लस 24 y -117 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा जी 4y स्क्वायर प्लस 24y 64 प्लस 64 128 माइनस 117 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं, अगर ये मिड टर्म ब्रेक से हो जाए तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टाइम का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना है 44y स्क्वायर। उसका मतलब है मैं 4y स्क्वायर और 11 को एज इट इज लिखूंगा। 24y को ऐसे ब्रेक करता हूं कि अगर दोबारा ऐड करूं तो मेरे पास क्या बन जाए, मेरे पास 24y बन जाए और अगर मल्टीप्लाई करूं तो 44y स्क्वायर बन जाए। तो ये दो 24y को ऐसे लिखा जा सकता है। 2y अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2y प्लस 1 और अगर यहाँ से मैं प्लस 11 कॉमन ले लूँ तो फिर भी रह जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2y प्लस y प्लस 1 कॉमन, तो पीछे रह जाएगा 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो हम लिख सकते हैं यानी इधर 2y इधर यानी देखें ये दो प्रोडक्ट जो है 0 तभी हो सकता है या ये 0 हो जाए ये 0 हो जाए। तो इधर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू आ गया -1/2। जबकि 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 2y इज इक्वल टू -11 और y इज इक्वल टू आ जाएगा -11/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूं करते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू इस दोनों सूरतों में क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जो कि अगर आप देखें तो जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो हमारे पास पॉइंट ये देखें, ये तो मैंने फर्ज किया था कि हमारा सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, लेकिन यहां से हमें पता चल रहा है कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारी सपोजिशन थी। लेकिन हमारे पास जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें जो है दोनों जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसका मतलब है वो दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है।
अब हम देखते हैं कि फर्दर जो आपके पास जी, एफ और सी की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं और फिर हम इसको किस तरह से हल करते हैं।